हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम है, तो उसको हम मानते हैं कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। अगर हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की बात करते हैं और उस पार्टनरशिप में क्या वो गवर्नेंस सिस्टम्स सही ढंग से, ओनली सिस्टम्स प्लेस नहीं है, पेपर पे नहीं है, लेकिन वो सिस्टम्स एक्चुअली उनके सिस्टम में उनके प्रैक्टिस में आ रही है, वो उसके साथ काम कर रहे हैं और वो सिस्टम से ना कि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है, बल्कि जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं उनके साथ भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में जाते हैं, उनके फील्ड में जाते हैं, तो ये हम बहुत बारीकी से देखते हैं कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, कौन निर्णय लेने का पूरा शक्ति अपने पास रखता है, क्या वो निर्णय समाज हित के लिए हो रहे हैं, क्या वो निर्णय जिस कॉज के लिए या फिर जिस कारण के लिए वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसके साथ अलाइन करते हैं या फिर वो कहीं और जा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे लिए वो समझना, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस सिस्टम, उसके प्रैक्टिसेस और उसके जो अपनापन है वो अलग दिखता है, तो ये फिर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो कॉज के लिए उन्होंने ये बनाया है और जिस कॉज के लिए हम काम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अंतर आ सकता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस में एक तरीके का इंक्लूसिविटी है, क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है या कहीं एक विशेष तबके के साथ तो काम नहीं कर रही है या फिर किसी विशेष तबके को सिस्टमेटिकली बाहर तो नहीं निकाल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंग रहता है उस चीज़ में जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करते हैं। और शायद ये लगता है कि ये टीडीएच के वैल्यूज़ के साथ चलता आ रहा है, और जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते हैं, पार्टनरशिप के लिए जाते हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आती है, तो इन चीज़ों पे हम ज़्यादा गौर करते हैं, क्योंकि जब तक हम ये न समझ नहीं पाएंगे कि डाइवर्सिटी है, विविधता है, अगर उसको नहीं समझेंगे तो आगे जाके हमें फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम कर सकती। तीसरी चीज़, बहुत बार हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का ये भी दिक्कत होता है कि उनका जो सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी है या फिर उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, ना कि सिर्फ डोनर के प्रति, बल्कि वो जो समाज जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, जिसके बलबूते पे वो बोल रहे हैं कि हम स्टैंड करते हैं, क्या उनके प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, क्या उनके साथ वो उस लेवल पे पारदर्शिता मेंटेन करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंग है इस पूरे प्रक्रिया में, क्योंकि अगर वो नहीं है तो हम फिर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने लेवल पे या फिर वो जो कॉज है उसके लिए काम नहीं कर रहे, और उसका जो ब्रॉडर इम्पैक्ट होगा, जो बड़े लेवल पे परिणाम होगा, तो हमें फिर उसमें कहीं ना कहीं तो चैलेंज नज़र आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है, उनका कुछ सपना होता है, उस सपने को लेकर ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है। तो हम जब भी देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस का सपना क्या है, किस लेवल पे वो सोच रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट देना या फिर कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करना, टेक्निकली सपोर्ट करना, ये तो उनके सपने का बहुत छोटा भाग है, और वो प्रोजेक्ट उनका सपना निर्धारित नहीं करेगा या फिर वो छोटा सा प्रोजेक्ट उनके सपना डिसाइड नहीं करेगा। तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का उनका सपना हो, और उस सपने को पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं और उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं उनकी, ना कि हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई सपना बना के आए हैं और ऑर्गेनाइजेशंस उस पर काम करें। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस टीडीएच के हिसाब से स्टैंड आउट करती है, अलग से दिखती है, जो अपने सपने पे काम कर रही है, और वो सपना लोगों का सपना है, वो ऑर्गेनाइजेशन का सपना नहीं है, और वो सपना मिलके बनाया हुआ है। और अगर उस क्षेत्र में या फिर उस डायरेक्शन में कोई ऑर्गेनाइजेशन जाती है, तो डेफिनेटली हम सोचते हैं जब भी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है। आपका सपना, आप जिस समुदाय के लिए या फिर जिस तबके के लिए काम कर रहे हैं, और जो आपका इंटरनल सिस्टम है, एक साथ अलाइन करता है, तो उसमें आपके वो वैल्यू सिस्टम पे आपने काम किया है।
और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू होती है तो वो किसी वैल्यूज़ के साथ शुरू होती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, बाहरी कुछ टकराव है, उससे बदलाव होते हैं, अगर उनके बुनियादी चीज़ें ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि बेसिक वैल्यू स्ट्रक्चर पे ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा और कोई संस्था इतने तुरंत वाले में नहीं बदल पाएगी। तो बेसिकली जो आपका प्रोग्रामेटिक अप्रोच है, जो समाज के प्रति जो जवाबदेही है, अगर वो ठीक है, आपने किसी भी प्रक्रिया में ये माना है कि समाज के लिए हम हैं, समाज है इसलिए हम हैं इसलिए समाज नहीं है, अगर ये किसी का कंसेप्ट है या फिर कोई इस लाइन पे सोचता है, तो मुझे लगता है कि उसमें फिर वैल्यू सिस्टम और ये चीज़ों के लिए इसका डिटोरेशन के लिए बहुत कम स्पेस है। और वैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर पहले से ही बन रही है, उनका बाकी जो सिस्टम से वो सेट है, तो वो मुझे लगता है आसानी से इतने वो नहीं हट जाएंगे उनके वैल्यू सिस्टम से, क्योंकि उनका बेसिस ही उसी पे बना हुआ है। जो भी समाज में बदलाव हुआ है, अगर वो समाज खुद उसको लिखे और उसको हम मतलब वो रिप्रेजेंट करे, लिखे मतलब सभी तो पॉसिबल नहीं है, हम बहुत सारे जगह पे बहुत सारी संस्थाएं ऐसे लोगों के साथ भी काम करती है जहाँ पे लिखना मुश्किल है, लेकिन क्या उनका रिप्रेजेंटेशन हो पा रहा है, कि क्या उनके वॉइसेस आ पा रहे हैं। कई जगह पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो क्या आर्ट के माध्यम से उनका कहीं ना आ पा रहा है, क्या उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्या उनके स्टोरीज़ को, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, उनके स्टोरीज़ को वीडियो करके उनका वो रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है, तो ये अगर सही से ढंग से हो रहा है तो मुझे लगता है कि उसमें फिर वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि आपने स्टोरी मैन्युफैक्चर्ड की है या फिर उसको अलग तरीके से लिखा है विदाउट हैविंग कंसिडरेबल इम्पैक्ट। तो अगर उनका रिप्रेजेंटेशन रहे तो ये मुझे लगता है ज़्यादा हद तक इम्प्रेस करेगा किसी भी डोनर को, क्योंकि वो दिखाता है कि वो कम्युनिटी का कनेक्ट कितना स्ट्रांग है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से उनको वैल्यू दे रही है कि ये भी एक हमारा भाग है हमारे इस पूरे इकोसिस्टम का, और इसलिए उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो उस तरीके का अगर प्रोसेस प्लेस होता है तो शायद मुझे लगता है उसमें ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा, ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का हेड है या फिर कोई स्टाफ ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है उस चीज़ को लेकर। ऑब्वियसली CSOs में बहुत सारे लोग हैं, बहुत एक्सपर्ट है, वो बात करते हैं, लेकिन हम एज अ डूअर की जगह क्या अनेबलर बन सकते हैं, क्या कम्युनिटी को सेंटर में रख सकते हैं, तो उस चीज़ को शायद मुझे लगता है बहुत वैल्यू देना चाहिए। और अगर उस तरीके से होता है तो ये लॉन्ग टर्म में भी सस्टेनेबल रहेगा, और एक्चुअली जो आप बोल रहे हो वो कम्युनिटी कनेक्ट कर पाएगी, नहीं तो वो फिर कनेक्शन कहीं ना कहीं तो मिस होगा। ऑब्वियसली कोई भी संस्था होगी जो भागीदारी की बात करते हैं, तभी मुद्दा तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्दा होगा तभी तो ये चीज़ें आएंगी, अगर मुद्दा नहीं है तो फिर वो सब चीज़ें नहीं। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि उसको दिखाना कैसे है, किस एंगल से दिखाना है, क्या हम उसमें राइट बेस का अप्रोच कर रहे हैं कि वो ऐसा है उनका सिचुएशन, लेकिन उनके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, कोई और चीज़ें जिम्मेदार है, तो ये आपका एक अलग तरीका है। अगर आप बोल रहे हो कि कोई गरीब है, उसको मदद की ज़रूरत है, और उसको अगर आप सहानुभूति या फिर मर्जी के पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हो उनकी ज़रूरत है, ये उनका मतलब चैरिटी काइंड ऑफ सपोर्ट के लिए आप देख रहे हो, तो मुझे लगता है वो गलत है, उसको उसी तरीके से नहीं दिखाना चाहिए। तो आप उसके अगर लिखने में या फिर हमारा नैरेटिव बिल्ड करने में अगर सफल हो जाते हो तो वो मुझे नहीं लगता है मुद्दा रहेगा, लेकिन मुद्दे को हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। और उसमें अगर हम कम्युनिटी को ब्लेम करते हो या फिर कम्युनिटी को ये नहीं करते हो कि उनका गलती है इसलिए वो ऐसे है या फिर ये चीज़ें ऐसे ही होती है, उसके बजाय कोई और चीज़ें जिम्मेदार है, उसके वजह से उनको इस लेवल पे पहुंचा दिया गया है, तो ये नैरेटिव बिल्डिंग में अगर इस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग किया जाए तो ये ज़्यादातर सपोर्ट करेगा। और सही मायने में तो एक्चुअली बेसिकली फिर हम वहीं पे जा रहे हैं कि प्रोग्रामेटिक अप्रोच पे और इस चीज़ों पे हम क्या काम कर रहे हैं। अगर हम सही मायने में अपने जिस समाज के साथ हम काम कर रहे हैं उस समाज को अगर हम भागीदार मान रहे हैं, तो आप इस तरीके से उनको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप उनको सब स्टैंडर्ड नहीं करोगे, क्योंकि जो वो समस्या फेस कर रहे हैं तो वो समस्या एक सिस्टम का पार्ट है और उसी वजह से वो फेस कर रहे हैं। उसमें ये नहीं कि
उनका ही स्पेशल गलती है और उसकी वजह से, और हम कोई बाहर से आ रहे हैं और हम उनको उस समस्या से मुक्त कराएंगे। तो ये जो आपका नैरेटिव बिल्डिंग या फिर जो काम करने का तरीका है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम कुछ को क्रिएट कर रहे हैं। संस्था भी उनके साथ काम कर रही है तो कुछ उनको सिखा रही है, वो लोग संस्था को कुछ सिखा रहे हैं, और संस्था मतलब उसमें इंक्लूडिंग TDH भी है। तो ये पूरा इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इकोसिस्टम में हम को क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो क्या हम को क्रिएशन को लेकर नैरेटिव बिल्डिंग नहीं कर सकते? ताकि हम फिर किसी को हम सपोर्ट कर रहे और सपोर्ट चाहिए तभी हम उनको सपोर्ट कर सकते। तो शायद मुझे लगता है इसमें थोड़ा ये ट्विकिंग ज़रूरी है, तो वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बेसिकली TDH उस वैल्यूज़ को बहुत दिनों से मेंटेन करता आ रहा है, और इसके लिए पार्टनर्स के साथ लगातार हमारी बात होती रहती है। क्योंकि जिस समाज के साथ हम काम करते हैं तो उनका सेफ्टी सिक्योरिटी, उनका जो डेटा प्रोटेक्शन है, वो चीज़ों को हमें अल्टीमेटली ध्यान रखना पड़ेगा। लीगल चीज़ें तो अलग है, अभी वो आई है, लेकिन उससे पहले भी अगर किसी के साथ हम काम कर रहे हैं तो ये बहुत अहम बनता है हमारे लिए कि क्या हम जो भी चीज़ें उनके साथ कर रहे हैं, उनका जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको डेफिनेटली हमें प्रायोरिटी के साथ उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। और विदाउट कंसेंट अगर हमें कुछ शेयर कर रहे हैं तो फिर आप उस पार्टनरशिप को कहीं ना कहीं तो ब्रेक कर रहे हो, वो ट्रस्ट को आप कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हो। तो कम्युनिटी तो दे रही है आपको कि है, लेकिन उनको पता नहीं कि आप उसको कहाँ यूज़ कर रहे हो। और अगर आपने वो ओपन डिस्कशन कम्युनिटी के साथ कर रहे हो, ये चीज़ें हैं हम इसके साथ यूज़ करने वाले हैं, तो वो ट्रस्ट बिल्ड होता है कम्युनिटी। और मोस्टली कम्युनिटीज़ अगर अच्छी चीज़ें हो रही तो ना ही नहीं बोलती है, लेकिन ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि वो इन्फॉर्म हो। हम इस तरीके से नहीं करें कि कम्युनिटी ने दिया है मतलब उनको ग्रांटेड नहीं ले सकते किसी भी चीज़। दूसरी चीज़ मुझे लगता है इस चीज़ में, जब भी हम कम्युनिटी के साथ जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन सब चीज़ों में। तो किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उन लोगों के साथ, क्या हमारे लैंग्वेज डोमिनेटिंग है, क्या हमारा लैंग्वेज कोलैबोरेटिव है, क्या हमारा लैंग्वेज अनेबलिंग है। तो इन चीज़ों पे भी हमें गौर करना पड़ेगा, और वो एक्चुअली हेल्प करेगा आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड करने में। क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमने पाया है कि हमारा लैंग्वेज डोमिनेटिंग होता है, कि हम उन समाज को सब्जेक्ट समझते हैं, कि फिर वो चीज़ें एक्चुअली TDH में भी हम उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो अहम है। आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो समाज के साथ या फिर किसी भी इंसान के साथ, तो वो बहुत मैटर करता है। तो वो परसेप्शन बिल्ड करने में, आपका ट्रस्ट डेवलप करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो शायद मुझे लगता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को इस सेफगार्डिंग इथिक्स के साथ कम्युनिकेशन पे भी काम करना चाहिए। जो समाज में जब हम कम्युनिकेट करते हो तो हमारा क्या रवैया होना चाहिए, और उसका स्टाफ हो अपना, अपने बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के साथ भी एक ओपन डायलॉग होना चाहिए कि किस तरीके के कम्युनिकेशन सिस्टम्स हम अपनाना चाहते हैं। तो वो ट्रस्ट बिल्डिंग हमेशा बना रहे। तो ये जो भागीदारी की प्रक्रिया है ये एक्चुअली ऑर्गेनिकली डेवलप होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे पे दबाव डाल रहे है, या फिर ये दोनों तरफ से हो सकता है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये ऑर्गेनिकली डेवलप होना चाहिए और दोनों के इंटरेस्ट मैच होने चाहिए। तो इसमें जब हम बात करेंगे तो दोनों के लिए ये प्रेरणादायी होना चाहिए कि जो संस्थाएं ग्रास रूट पे काम कर रही है प्लस जो ऑर्गेनाइजेशंस कहीं से फंड जुटाकर सपोर्ट कर रही है, तो दोनों के लिए प्रेरणादायी होना चाहिए, ना कि कोई दबाव दे रहा है या फिर कोई एक साइड पे दबाव बना हुआ है। तो मुझे लगता है ये अगर प्रिंसिपल्स को हम आगे लेते जाएंगे तो ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेगा, और वो ये जो अलाइनमेंट रहेगा, नॉट ओनली कि पैसा कोई किसी को दे रहा है, लेकिन एक भागीदारी बनेगी अलग लेवल पे, तो जिसमें अलग अलग किस तरीके के सपोर्ट दिए जा सकते हैं, अलग अलग तरीके की भागीदारी की जा सकती है, और इसको आगे हम ले जा सकते हैं। अगर हम आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें एक जो हम इथिक्स की जो बात कर रहे हैं, हमने अभी तक जो किया है, तो उसमें ये नहीं कि ये हर एक सवाल का आपको आंसर देगा या फिर जवाब देगा, लेकिन ये डेफिनेटली सभी को मदद करेगा कि हम एक सही सवाल पूछें और क्या सही सवाल हो सकता है इस पूरी प्रक्रिया में।